बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िर साहने 9 मई को आज एक साल मुकम्मल हो गया है और आज इसी हवाले से मुख्तलिफ तकारीब भी हुई, जिसमें शहदा के अहले खाना के से जो है इज़हार ताज़ियत भी किया गया और इस हवाले से पाक फौज की जानिब से भी कहा गया कि सियाह-तरीन बाप रकम करने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सानिया 9 मई को एक साल मुकम्मल हो गया है। इस जो सानिया इस हवाले से तहकीकात जो है किस तरफ अब जाएंगी? देखें, एक तो इज़हार यकजहती उनके साथ सबके साथ हुआ और शहदा के अहले खाना ये जो कन्वेंशन सेंटर में तकरीब हुई और बड़ी ज़ाहिर है कि जब भी शहदा के ख़ानदानों के साथ चाहे वो 6 सितंबर पे अमूमन होते हैं, ऐसी तकारीब होती हैं, लेकिन ये कि बहुत दिल दुखी होता है उनको देख के, उनकी बात सुन के, और यकीनन आज भी वही फ़ज़ा थी और तमाम मुल्क जो है वो यकीनन अपने शहदा के साथ खड़ा है, सारी कौम खड़ी है। बाकी ये कि अब ये मामला कहाँ जाता है आगे, ये तो देखें शहदा की साथ यकजहती, उनके अहले खाना के साथ यकजहती, या ये तो बिल्कुल बियॉन्ड पॉलिटिक्स है ना, इसके ऊपर तो ये तो सियासत से एक ऊपर का मामला है और उसमें हमेशा यानी इसको सियासत से हट के हमने देखा है। बात सारी ये कि इसके जो अब आगे क्या होगा वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा वो तो कल पता चलेगा, परसों, अगले हफ्ते, 15 दिन बाद। क्योंकि बात यह है कि एक साल पहले जब 9 मई हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म थे, चीफ एग्जीक्यूटिव वही थे, तो आज एक साल बाद भी वही हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। तो एक साल में जो है वो इस पर क्या पेशरफ्त हुई, कैसे क्या हुआ, वो तो हुकूमत बताएगी ना हमें कि भाई तहकीकात कहाँ तक पहुँची, कौन था कौन नहीं था, क्या था क्या हुआ उसमें, तो हुकूमत कोई बताएगी, अदालतें हमें बताएंगी, तो फिर हमें पता चलेगा कि कहाँ पे जा रहा है मामला। और सारी जो इस सेटअप में, इस अरेंजमेंट में जो जमातें हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसको, जाहिर है वो सेटअप का हिस्सा है, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा मजम्मत की। मैंने आपसे कहा ना सियासत से हट के, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी की, उनकी तरफ से भी हो रही है मजम्मत। अब इसको ये जो इशू है, मैंने कल भी बात की थी कि ये दरिया आफ्टर, कि ये मामले का जो देखना ये है कि इसका एंड गेम क्या है, यानी ये ख़त्म कहाँ होगा, ऐसे तो चल नहीं सकता। देखें, ये जो शोधा के आज नाम आ रहे थे ना, तो सबके पीछे एक तारीख भी, बहुत से शोधा जो ऐसे हैं जिनकी यानी हम उनको निशान हैदर मिला या बाकी, और उनको बहुत जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं या जो सिपाही हैं जिनके नामों से मतलब ये होता है ना कि इतने लोग शहीद हो गए, फलानी जगह पे ऐसे वाक़यात पेश आ गए, और उसमें जाहिर है कि सिर्फ फ़ौज के नहीं होते, सिविलियंस ने भी बहुत कुर्बानी दी है। ये जो वॉर ऑन टेरर या उसके बाद जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हुई हैं पूरे मुल्क में, सिविलियन लीडरशिप ने भी दी हैं, यानी सिर्फ कारकुन ने नहीं, लीडरशिप ने भी दी हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा। तो बात यह है कि ये अब इशू ऐसा है कि इसमें, लेकिन ज़िम्मेदारान का तय्युन कैसे होगा। हमारे यहाँ जो एक इशू हमेशा रहा है वो ये है कि ज़िम्मेदारान का तय्युन जो है ना वो, और वो सिर्फ सिविलियन लीडरशिप के हवाले से नहीं रहा, वो सारे जो, अगर आप तारीख उठा के देखें ना, सारे बड़े मामलात, वो फिर मतलब है कि वो उसका एंड गेम देखना होता है कि आखिर में क्या हुआ। ज़ियाउल हक साहब का त्यारा आज मैं देख रहा था, एजाजुल हक साहब मौजूद थे उसमें, काबीना गिला, बड़े दुखी थे वो, जाहिर है कि जो हुआ, लेकिन क्या हुआ ज़ियाउल हक साहब के त्यारे का मुझे नहीं पता आज तक। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का क्या मामला हुआ आज तक नहीं पता चला, और बेशुमार वाक़यात। तो अब ये हुकूमत का काम था और अदालतों का काम है। भाई अवाम का तो सबूत आए सामने, कुछ पता चले
क्या मामलात हैं, 1 साल हो गया, लोग जो हैं वो मतलब किन पे साबित हुआ, किन पे साबित नहीं हुआ, शवाहिद कहते हैं क्या हैं। तो अगर वो शवाहिद हैं बहुत ज़्यादा तो फिर वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए उनको अदालतों में। तो अदालतों में तो अब कैसे होंगे, क्या होंगे, तो वही मैंने कहा ना कि ये आगे हम तो देखते हैं, लेकिन शोधा के साथ तो सारी कौम खड़ी है। और ये तो इनको जो है ना मतलब है कि जितनी बार इनके अहल खाना से मुलाकात हो शोधा के, तो जाते रहे हैं, मैं मिलता रहा हूँ, बहुत इनके मतलब है कि बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों से, बेवाओं से मिलके, सबसे मिलके, और वो बहुत ज़्यादा। और ये मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में ये इसी प्रोग्राम के अंदर ही एक दिन इत्तेफाक हुआ था, ये लाइव। मैं एक शहीद के घर पे गया तो उनकी वालदा ने थोड़ा सा एक इतराज़ किया। ये मेरा ख्याल है कि पिछले जो आर्मी चीफ थे उनके दौर का जिक्र है ये। तो उन्होंने कहा कि जी वो मेरे जो बेटे उनके शहीद हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि जी वो उसकी जहाँ पे आखिरी आराम का है तो वहाँ तक एक छोटी सी सड़क बननी थी, तो वो मुझसे वादा हुआ था, अभी तक नहीं बनी। अच्छा, मैं अभी लाइव प्रोग्राम कर रहा था, जैसे अभी लाइव जा रहा है प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम के अंदर मुझे कॉल आनी शुरू हो गई। मैंने कहा ये किसकी कॉल आ रही है, तो ब्रेक लिया मैंने, तो मैंने देखा तो मैसेज आया हुआ था एक ऑफिसर का जो शोधा फाउंडेशन के थे। और फिर मैंने इसी तरह शो में बात की। मैंने कहा जी ये, अच्छा वो उन्होंने पूरी डिटेल ली। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप कहाँ पे गए थे, कौन सी फैमिली है, किसको देख, कहाँ पे क्या। मैंने कहा जी ये इस तरह से हुआ है। कहते हैं बस ये पहली प्रायोरिटी, हम घर उनके कॉल भी कर रहे हैं और ये आपने जो इशू उठाया है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत, इसको जो शोधा फाउंडेशन है इसको ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉपर काम करके, और शोधा के जो इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ पे बहुत तेज़ जो है, मैंने ऊपर ये पूरी कौम का इशू है। सवाल ये है कि 9 मई, अब ये 9 मई को आगे कैसे लेके जाना है, वो खान साहब का उनका अलग नुक्ता नज़र है, बिल्कुल अलग है। इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र है, तहरीक इंसाफ का अलग है, और जो हुकूमती शख्सियात है इनका भी अलग है। ये मैं आपको बताऊं, आज के बयान को छोड़ दें आप, मैं आज बहुत सारी हुकूमती शख्सियात से मुलाकात हुई है काफ़ी, उनका भी अलग अलग नुक्ता नज़र है। ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, ये करें आप, ऐसे करें। तो आज वो चूंकि एक माहौल, तो सबने बात कर दी, मगर असल तो बात अदालतों में है ना। और इसके इस वक्त देखें, मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ ना, ये वो वक्त है जब कि दुनिया में वो मौके पाकिस्तान को बहैसियत रियासत हासिल हो सकते हैं जो शायद आज से 6 महीने या साल बाद, ये 2 साल पहले होते तो शायद और अच्छा होता, 3 साल पहले होते तो और अच्छा होता। ठीक है, ये दुनिया में बड़े इनकलाब जन्म ले रहे हैं, और इनकलाब वो नहीं है कि सड़कों पे आके लोगों ने वोट से तब्दील कर दिया मामला। इनकलाब जन्म वो ले रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में ले रहे हैं, और बहुत आगे। तो पिछले 30 दिनों में जो कुछ हुआ है वो यहाँ किसी को पता भी नहीं कि 30 दिनों में कौन कौन से जाइंट्स क्या क्या प्रोजेक्ट्स दुनिया में लेकर आ रहे हैं और कहाँ कहाँ यार। 2024 ये बहुत इंपॉर्टेंट साल हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, दुनिया जहाँ जा रही है। अब इशू ये है कि ये इस वक्त हमें इकट्ठा होना है। अदालतों में तकसीम, मैं तो हैरान हूँ, ये तकसीम, पीका ऑर्डिनेंस चैलेंज होने जा रहा है, खबर है। पीका ऑर्डिनेंस में जो तरमीम है वो चैलेंज हो रही है। मेरी आज कुछ वकला से बात हुई दिन में, उन्होंने कहा हम चैलेंज करने जा रहे हैं इसको। मैंने कहा यार वो आम हालात में शायद वो देखें, ये सोशल मीडिया के ऊपर तो एक है ना लोगों की किरदार को। आपको पता है पीका ऑर्डिनेंस का सबसे पहला मुकदमा किस में पाकिस्तान में कटा है? पीका ऑर्डिनेंस जो है उसका पहला केस जो है वो डॉक्टर शाहिद मसूद पे कटा हुआ है, और वो पता ही चला कि वो एक फेक अकाउंट था, उससे एक ट्वीट हो गया, केस कट गया, और उसके बाद अगले दिन जो है वो पता नहीं अभी है या नहीं है, खुदा जाने। ये है 2016-17 की बात। तो खबर आ गई, वो हो गई जो आपने ट्वीट, मैंने कहा मेरा ट्विटर अकाउंट ही नहीं है, ये मेरा दूसरा है। वो पता नहीं कितने बने हुए थे अकाउंट। तो खैर वो मैंने कहा ना ये 2024 तक मुझे नहीं पता कि वो कहीं जिंदा अचानक निकला है कि 2015 में डॉक्टर शायद नहीं ट्वीट किया। तो खैर तो माजरत हुई, वो क्लियर हुआ भाई मेरा अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट पता नहीं किसी और के नाम से हो गया, क्या हुआ। मैंने चेक किया तो बाद में वो नहीं है। इशू ये सारा कि वो एक खपड़ गई,
मैं एयरवे में था, खपड़ गई जरा। मैंने टीवी पे आके कहा, मैंने कहा भाई मेरा अकाउंट नहीं है, ये वो आगे पीछे तो ख़त्म। लेकिन सोशल मीडिया पे ये है इशू कि भाई लोगों की पकड़ियाँ उछाली जा रही हैं, फेक न्यूज़ है, इसमें कोई शक नहीं। ये दुनिया में, पूरी दुनिया में इशू है। अमेरिकन इलेक्शन भी तो इसी में हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई इसको जो है वो रशिया ने पिछला इलेक्शन चुराया था, वो अभी चुरा रहे हैं, वो भी अपने कुछ लॉज बना रहे हैं, कुछ हो रहा है इस पर। लेकिन यहाँ जो हो रहा है इस वक्त, उसको एक माहौल चूँकि बना हुआ है, होने चाहिए थे कवानीन बिल्कुल, लेकिन ये तो वो शायद चैलेंज हो जाए, वो क्लास जो है उसको लेके जा रहे हैं। अब जो है वो अदालतों के अंदर पोलराइजेशन है, मतलब पोलराइजेशन से मुराद ये कि तकसीम है अदालतों में भी, कौन सा बेंच बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो किसान अपनी जगह। अब एक अभी मेरी बात हुई किसी पंजाब में, वो कहते हैं हम तो कर रहे हैं, वकीलों ने आज हड़ताल की थी, कल मुजाहरे शुरू कर रहे हैं सुबह। तो ये जो है ना, इसको ये अफरा तफरी के हम मुतामिल हो नहीं सकते। ये जो है ना, ये मैंने आपसे कहा ना कि ये इसका एंड गेम क्या होगा। भी कैफिर किरदार तक तो हमें पहुंचाना है 9 मई के जिम्मेदारों को, मगर कैसे। अब जैसे दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, हम कहते हैं ना दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, हम रोज़ कहते हैं, कैसे पहुंचाएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, अदालतों से ही होगा ना। तो अब ये है कि ये अब देखते हैं कि कल क्या होता है, परसों क्या, डे आफ्टर, और क्या दलाइल हैं, क्या शवाहिद हैं, क्या मामलात हैं, कमीशन बनता है नहीं बनता, अदालतें क्या करती हैं, कैसे। तो अभी टू बी कंटिन्यूड है ये मामला 9 मई का, और साल हो गया, और इसी हुकूमत को साल हो गया। यही हुकूमत थी, दरमियान में थोड़ी सी वक्फे के लिए PDM आ गई थी, वो भी लोगों का तासुर है कि कंटिन्यूशन थी। तो अब 1 साल में तो कुछ करना चाहिए था ना। और कॉस्ट रियासत ने बहुत दी है, रियासत का हुआ है ना बहुत, मतलब है कि अब क्या जिक्र किया जाए। कॉस्ट से मुराद ये है कि उसका पे बहुत किया है ना आपने, मतलब केसेस और सही गलत आगे पीछे, मतलब उसको अब कहीं ठहरना है ताकि आगे वही 3 इशू, सिक्योरिटी, सुबह शहादतें हो गई, आज 7 शहादतें हो गई सुबह, दहशतगर्द कौन थे, तो वो जो है वो वही 3 इशू, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट बराह रास्त सियासी अदम इस्तेकाम। और मुझे बताएं उमर अयूब साहब, अब लीडर अपोजिशन बड़ा एक वो है आपके पास, यानी जो उसकी बड़ी पावर होती है इस सिस्टम को चलाने के लिए, आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन तो चाहिए ना। या तो पीपल्स पार्टी यहाँ बैठ जाती है आके, वो भी नहीं हुआ, वो उधर है पीपल्स पार्टी, वो वजारतें भी नहीं ले रही अभी तक, ये इतलात है, कल कुछ और हो जाए तो अभी तक वो वजारतें नहीं ले रहे इस सिस्टम में। लेकिन ये है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन उधर है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के बगैर कैसे कायमा कमेटियाँ आगे पीछे, वो कैसे चलेगा पूरा सेटअप। तो ये इसको कहीं, मैंने आपसे कहा ना अभी, ये शोहदा के ऊपर तो कोई बात है ही, इसके ऊपर तो कोई किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि जी ये जो यादगारों को निशाना बनाया गया ये सारा। लेकिन कौन, कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई बात बनी, कोई मतलब है कि सामने उसकी प्रोसिक्यूशन हुई, किन को सज़ाएं हुई हैं ये भी नहीं पता अभी तक, उनके नाम। तो मतलब अभी बहुत कुछ होना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस पर हमें बताएगी कुछ, हमें नहीं पता, हमें तो बस ये है कि जो विजुअल्स और वो चीज़ें सारी आई, लेकिन उसका कोई अदालत, मैंने भी नहीं फैसला करना ना, मैंने फैसला करना किसी और ने, अदालतों ने करना है ना फैसला। तो वो अदालतें अब कैसे करेंगी, क्या होगा, ये हम देखते हैं, क्योंकि अदालतों में भी पोलराइजेशन है, वकला निकले होंगे सड़कों पे, किसानों के साथ शामिल होने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो आज जलसा हो रहा है, वो मौलाना साहब गालिबन ये ऐलान करने जा रहे हैं कि अगला जलसा उनका पंजाब में होगा, और साथ उसके जो अचकज़ई साहब का इत्तेहाद है वो भी फ़ाल हो रहा है। तो ये अभी सियासी बदकिस्मती से ऐसे वक्त में, जबकि बिल्कुल हमें इस्तेकाम की ज़रूरत है, बाहर से लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, बातें चल रही हैं, इशूज़ हैं, तो ये हमारी तो दुआ है कि ये इस्तेकाम की तरफ जाए मुल्क, और अल्लाह ताला मुल्क को खैरियत से रखे। मुल्क है तो हम हैं। अब आप आ जाएं जनाब कि क्या एक नया मुल्क बनने जा रहा है, ये एक सवाल है इस वक्त। क्या दुनिया के नक्शे पे 194 मुल्क होने जा रहे हैं, और क्या उसका नाम आज़ाद फ़लस्तीन होगा या फ़लस्तीन होगा, ये एक सवाल है जो कि बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि सदर बाइडन ने पहली मरतबा कल CNN पे वो आए खुद, प्रेसिडेंट बाइडन,
और CNN पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, और CNN पे उनका इंटरव्यू जो था, उन्होंने कहा कि वो जो है वो 9th स्लाइड, CNN को ही कोट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ही विल स्टॉप सेंडिंग बॉम्ब्स एंड आर्टिलरी शेल्स टू इसराइल इफ इट लॉन्चेस मेजर इन्वेजन ऑफ रफा की तरफ अगर वो जाते हैं तो हम असले की सप्लाई बंद कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको इसी तरह से बताया कि बाइडेन सेज कि यूएस विल नॉट सप्लाई इसराइल विद वेपन्स टू अटैक रफा। और इसी को बाकी अखबार भी, ठीक है, हाथी के पाँव में सौ का पाँव, उधर CNN को ही दिया था ना, CNN ये हो गया सारा। अच्छा, और फिर वाशिंगटन पोस्ट 13वीं स्लाइड, बाइडेन सेज कि ही विल कट ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स इफ इसराइल इन्वेड्स रफा, असला बंद। और ये जो है साथ ही वाशिंगटन पोस्ट को कोट करें, ये खबरें बड़ी आम है। यूएस पोस्टपोन्स डिलीवरी ऑफ रिपोर्ट टू कांग्रेस ऑन इजराइल्स वॉर कंडक्ट। वो ये कहते हैं कि जी ये जो असला है, कल भी हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा असला जो है दुनिया में वो इसराइल को अमेरिका देता है, और अमेरिका ने अभी उनका बिल भी मंजूर किया, ठीक है, जिसमें यूक्रेन और इसराइल और ताइवान के हवाले से, और ये सारा ये पहली मरतबा हुआ है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इसराइल को असला देना बंद कर देंगे अगर उन्होंने रफा के ऊपर अटैक किया, वो रफा की तरफ बढ़े। और अब जो है वो सूरत हाल ये बनी हुई है कि तो वहाँ पर एक आध चूं चां की आवाज़ आई है उनकी काबीना की तरफ से कि हम देख लेंगे, हम अमेरिका के बगैर अपने पैरों पे खड़े, हम लड़ेंगे मरेंगे, वो इस किस्म के बयान नेतन्याहू। लेकिन वो बाइडेन ने कह दिया कि हम तो असला रोक रहे हैं, असले की सप्लाई बंद कर रहे हैं। ये मैसेज जो है ये देखे चले गए थे CIA चीफ विलियम बर्न्स भी जो मिले थे आके नेतन्याहू से और बाकी लोगों से, और वो फिर कायरा में, और कायरा में बातचीत चल रही है, कायरा में बातचीत जारी है, मुज़ाकरात आगे हो रहे हैं, और इसराइल भी वहाँ पे पहुँचा हुआ है, उनके लोग भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना कि क्या एक नया मुल्क वजूद में आने को है, उसकी वजह ये है कि 10 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, जनरल असेंबली। 193 मुल्कों में से 139 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करते हैं। 139 आउट ऑफ 193 दुनिया में टोटल 193 मुल्क हैं, तो उसमें से 139 इसराइल को मानते हैं। अब जनाब 4 मुल्क और मानने जा रहे हैं, उसमें से एक है आयरलैंड, एक है स्पेन, एक है माल्टा और एक है स्लोवेनिया, यानी ये मुल्क जो यूरोप के हैं, ये मुल्क मानने जा रहे हैं। लेकिन जो 10 तारीख को करारदाद एक पेश हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, एग्जैक्ट वो करारदाद की कॉपी आपको दिखा रहा हूँ, वो जनाब पेश कर रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE, और UAE ने 10th एमरजेंसी स्पेशल सेशन कॉल करके एजेंडा आइटम नंबर 5 पे ये कहा है कि एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू यूनाइटेड नेशंस, ये 6 तारीख को उन्होंने किया था, आज ये पब्लिक में आ गई चीज, तो आज हम दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ये 10 तारीख को ये लग गया है, वो कहते हैं ना पिटीशन जाती है वो जो अदालत में तो लग जाती है, अभी 10 तारीख को इस पे बहस होने जा रही है। अच्छा, अब इशू ये है कि अगर जनरल असेंबली इसको अप्रूव कर दे लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ना करे, यानी वो P5 कोई वीटो कर दे। इससे पहले ये हुआ है कि बार बार मुल्क जाते रहे हैं और वहाँ पर जो है वो उनको 2012 में भी ये जब हुआ था तो ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया था कि आप कुछ अर्से के बाद आपको मुल्क बना दिया जाएगा, तस्लीम कर लिया जाएगा, लेकिन वीटो उसको अमेरिका कर देता है। सूरत हाल ये है कि अब अगर जनरल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी मंजूर कर ले और कोई वीटो भी करे तो जो मुल्क है उस मुल्क को वो तमाम उसके पास पावर्स हो जाती हैं कि जो किसी आज़ाद रियासत के पास होती हैं। यानी आज़ाद रियासत वो कहलाती नहीं है, पावर्स उसके पास वही होती हैं। यानी वोट करने, ऑब्जर्वर स्टेटस खत्म हो जाता है। अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए वहां पे 193 में,
तो जनाब पहले तो ये कि आयरलैंड के और स्पेन के जो वज़राए आज़म हैं उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, और वो जो ट्वीट है वो अगर हम दिखा सकें, अगर हमारे पास उसकी वीडियो है, वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम तो 10 मई को ये हो रहा है, तो हम 20-21 को हम फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम कर लेंगे, ठीक है। और ये इन्होंने 6 तारीख को ही किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन को, हाँ, स्पेन भी और आयरलैंड भी तस्लीम करने जा रहे हैं एक साथ। अच्छा, इसमें स्लोवेनिया को भी ऐड करें, माल्टा को भी ऐड करें, बाकी मुल्कों को भी ऐड करें, ये सारे एक्सेप्ट करने जा रहे हैं जनाब, तो ये 2/3 की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि हमास जो है, मैंने आपसे कल भी बात की थी, दोबारा कह रहा हूँ कि अरब ममालिक अमेरिका से अलग अब बात कर रहे हैं, और अमेरिका अब उनसे अलग बात कर रहा है कि असलहा जो है वो, अगर मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया ने कोई डिफेंस पैक्ट करना है तो सऊदी अरेबिया और कतार, ये देखें जब ये नेतन्याहू हुकूमत आ रही थी ना, तो सबसे पहले जो यानी अपना जो रिएक्शन दिया था और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था वो यूएई ने दिया था, जो एमबीजी हैं मोहम्मद बिन ज़ायद। उन्होंने कहा था कि राइट विंग गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। ये नेतन्याहू को सजेशन था कि आपकी राइट विंग गवर्नमेंट जो है, वो जो अब्राहम अकॉर्ड हुए हैं और जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, राइट विंगर्स अगर आ जाते हैं, उस वक्त गजा नहीं हुआ था, प्रायर टू गजा, उन्होंने कहा था कि राइट विंग गवर्नमेंट ना बनाएं क्योंकि राइट विंगर्स आ गए, ये पागल लोग हैं, ठीक है, ये आगे जाके पता नहीं क्या मुसीबत खड़ी करेंगे दुनिया के लिए, तो आप बराए करम ये राइट विंगर्स के साथ हुकूमत ना में नेतन्याहू, वो करप्शन में अंदर जा रहा था, उसने कहा मैं बना रहा था, नहीं कुछ नहीं, उसको गजा हो गया। अब जनाब, और ये मैंने आपसे कहा ना, सफारती महाज पे, हॉस्पिटल्स, एड, इसमें जो है वो यूनाइटेड नेशंस पे यूएई, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, सबसे पहले वो डेलीगेशन लेके निकले जो P5 कंट्रीज में गए, चाइना, रशिया, उधर से गए सारे, इजिप्ट, सारे एक जगह आपस में फटाफटा करवाने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो कोशिश नहीं, काम नहीं बना, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया, ईरान, वैसे सारे गजा पे सब, कि इशू ये है कि 2 स्टेट, हल है ही इसका ये कि 2 स्टेट बनेगा, और कोई हल है ही नहीं। और हल जो है उसके अलावा अब क्या मतलब है कि उठा के उनको पानी में फेंक देंगे, हम रफा में घुसेंगे और 2027 तक मारेंगे, मतलब बिल्कुल दिमाग जैसे होता है ना, ख़राब हुआ। अब जब उन्होंने कहा मसला बंद कर देंगे। अच्छा, अब डेविड कैमरॉन को बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया, बरतानिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनसे किसी ने कहा कि आपकी क्या पॉलिसी है, बाइडेन तो बंद कर रहा है असला, आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया जो मेरे लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव भी था। उन्होंने कहा कि जो बरतानिया है वो इसराइल को जो है, वो जो इसराइल असला लेता है, एक तो दुनिया में सबसे सख्त अगर पॉलिसी हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ये वेपन्स को सप्लाई की, तो वो ब्रिटेन की हैं। हम ऐसे ही नहीं किसी को वेपन उठा के दे देते हाथ में, हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, वो मुल्क फुलफिल करेगा तो उसको वेपन, तो हम और फॉलो करते हैं हम कि ये जो वेपन्स हैं ये कहीं सिविलियंस के ऊपर यूज तो नहीं हो रहे, और हम तो इसराइल को 1% भी नहीं देते वेपन्स। तो हमारे तो, और हमारे लाइसेंसेस होते हैं, मतलब हमारा ये नहीं होता कि बिल्कुल तय किया हुआ है कि जी, हम मुल्कों को देख के कि भाई ये हालात हैं, ये सिचुएशन है, ये क्या है। बरतानिया की देखें, कमाल की पॉलिसी है। उन्होंने कहा आप उस लिस्ट में देखें कि सप्लायर कौन है, हम तो नहीं है, और हम हमेशा इसके कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को और ये इश्यूज़ हम फॉलो करते हैं। ये डेविड कैमरॉन ने बयान स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्लैरिफाई किया। अब इशू ये है कि अब नेतन्याहू साहब जो हैं, उन्होंने एक और बयान आज दिया कि अमेरिका की हमायत के बगैर भी इसराइल अपने पैरों पे खड़ा होकर ये जंग लड़ सकता है। लड़े, मैंने उसे कहा ना, ये रोका हुआ है सबने। अब सवाल ये रोका हुआ है, अभी दोबारा शायद कुछ इधर उधर इन्होंने कल तो खोल दी थी वो पनागाह, और लेकिन बाइडेन की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो गई है ना कि वेपन्स हम बंद कर रहे हैं। और वेपन्स का जो बंद करना है, ये अब एसोसिएटेड प्रेस को देखें जो 14 स्लाइड है, बाइडेन सेज कि यूएस वोंट सप्लाई वेपन्स टू अटैक रफा इन वार्निंग टू अलाई। यानी मैंने आपसे कहा ना कि ये हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये लाइसेंस टू किल था इसराइल को, जैसे वो बॉन्ड को भी, जेम्स बॉन्ड को देते हैं लाइसेंस टू किल, लेकिन साथ एक इंस्ट्रक्शन भी होती है, एक जो उनकी बॉस हैं जेम्स बॉन्ड की, इट शुड लुक लाइक एन एक्सीडेंट,
देखें ना, मारो मगर ऐसा लगना चाहिए कि ये एक्सीडेंट हुआ है, जो बॉन्ड अक्सर नहीं मानता। बहरहाल तो इशू ये है कि वो जो लाइसेंस टू किल दिया, अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये हम आपकी ये रोक रहे हैं। विलियम बर्न्स पहुंचे हुए हैं कायरो में, और मेरा नहीं ख्याल कि विलियम बर्न्स यहाँ से ये एग्रीमेंट करवाए बगैर जाएंगे। पहली जो किस्त है उसमें ये तय हो गया कि जी जिंदा या मुर्दा। पहले ये था जिंदा, उन्होंने साबित करवा दिया कि ये तो इसराइल मारे हैं खुद, ठीक है। और जो हमास का इशू है ना इस वक्त, जहाँ अभी इस वक्त अटका हुआ है मामला, जो शायद हल हो जाएगा, क्योंकि बाइडेन ने ये तो कह दिया कि भाई असला नहीं देंगे हम, ठीक है, रफ़ा के ऊपर रुक जाओ, क्योंकि रफ़ा जो है ये रेड लाइन है इजिप्ट की भी और जॉर्डन की भी। और सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट देखें, वॉर्न किया उन्होंने, और यूएई को देखें। इशू ये सारा कि जो इसमें अब वक्फा ले लें, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, क्योंकि इशू ये है कि इसको हमास थोड़ा सा लंबा इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिरी जो है ना बंदा हम उस वक्त छोड़ें जब सारी शराइत पूरी हो जाए। ये ऐसा ना हो कि बंदे ज़्यादा हम पहले छोड़ दें और ये भाग जाए बीच में, इसराइल नेतन्याहू भाग जाए, तो सारी शराइत पूरी हो जाए। जो अमेरिका, कतर, इजिप्ट, पूरी दुनिया, रशिया, चाइना, वो सारे, सऊदी अरेबिया, यूएई, सारे मुल्क, ईरान, पाकिस्तान, ये सारे मुल्कों ने जो तय किया हुआ है, वो जब तक आखिरी इसको जितना खींच सकते हो खींचो। ऐसा ना पहले हम पता चला 50 बंदे हमने छोड़ दिए, 60 बंदे छोड़ के वो उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो हमारे पास क्या रह जाएगी लेवरेज। हम किसी की बात इस वक्त मानने को तैयार नहीं। एक एक बंदा देंगे, रोज एक बंदा छोड़ेंगे, जवाब में ये होगा, एक बंदा छोड़ेंगे, फिर जवाब में ये होगा, एक बंदा रोज का एक बंदा। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या मंजर होगा, एक बंदा आ रहा है छुटता हुआ, और यहाँ से बहुत सारे कैदी रहे और एक बंदा, रोज का एक बंदा, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये अब तय हो रहा है। लेकिन बाइडेन साहब ने असलाह रोकने की का ऐलान कर दिया इसराइल का, ये बहुत बड़ी खबर है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, डॉक्टर साहब, जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी, उसके हवाले से केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। वो भी एक मामला चल रहा है, अदालतों के अंदर भी पोलराइजेशन है। दूसरा ये कि मुल्क में देखें, ये जो बात हो रही है ना कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो हम तो नहीं मांगेंगे, आप मांगें माफ़ी, ये जो है ना, ये कोई अच्छा ना तासुर है, ना मुल्क चल सकता है इस तरह। मतलब है कि ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है ना। तो ये इसको अब ये कैसे ग्रिडलॉक टूटेगा, ये है, और ये टूट जाएगा इंशाल्लाह। ये इसमें इससे बस यानी हमारे यहाँ कोई कदावर शख्सियात पहले मौजूद होती थी जो दरमियान में अभी भी हैं, अचकज़ई साहब हैं, बाकी लोग हैं जिनको सब जो है वो तस्लीम भी करते हैं, मानते भी, इज़्ज़त भी करते हैं। वो कोई ऐसा स्टांस लें, या ये है कि कोई आर्मी की तरफ से कोई रिटायर्ड जनरल लोधी साहब वगैरह जैसे आए थे, तो वो दरमियान में पढ़ें, बाकी को पढ़ेंगे, मुल्क रुका हुआ एक जगह। अच्छा, मैंने आपसे कहना आइडियल सिचुएशन है, बाहर से इन्वेस्टर्स, अभी सऊदी अरेबिया से भी यहाँ पे डेलीगेशन आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सारा कुछ का होगा। और उसमें जो है वो ये ना, ये पोलराइजेशन अच्छी है जो बदकिस्मती से इस वक्त नज़र आ रही है आपको। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी हो तो अलग मामला होता है, पॉलिटिकल पार्टी हो ना तो अलग सा एक मामला होता है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो है बमुकाबला इस्टेब्लिश, ये पहली दफ़ा हुआ है। वो कह रहे हैं ये तो है ही नहीं, ये कौन है, इनको तो मानते ही नहीं, ये तो आपने बिठाया, ऐसा तो हमारा मैंडेट था। या तो इलेक्शन होता ही ना, तो मैंडेट का पता नहीं चलता। जो कह रहे हैं मुजाहरे नहीं हुए, देखें वो मुजाहरे, अवाम तो वोट डालती है ना जाके, सड़कों पे थोड़ी अवाम निकलती है इस किस्म के हालात में। तो वो भी अजीब मसला अटका हुआ है। अच्छा, वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें जो जज साहबान हैं, जो मेरी तला ये है कि वो कई फैसले जो है ऐसे वो कि आने वाले दिनों में शायद पीटीआई की हमायत में दे दें, हक में दे दें। वो भी हुकूमत के लोगों से मेरी बात हुई, उनको इस बात का भी एहसास है कि वो कहीं पेपर ना निकल के आ जाएं। इशू ये है कि अब इसको कहीं पर, वो मैंने कल फिर दोबारा एक मुजाहरा होगा, परसों फिर वो गंदम वकील, फिर पीटीआई, फिर आगे पीछे दाएं इसमें इसको एक ठहराव लाना है इसमें कि एक मुल्क जैसे स्मूथ होता है ना, स्मूथ एक सिस्टम चल रहा है, उसमें स्मूथ इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कभी ज़िंदगी में नहीं मिला, मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ था इनका, औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर ख़जाना है, लेकिन एकदम से उन्होंने जो पहला उनकी जो टॉक्स आई ना,
मेरे ख्याल से शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ उन्होंने बात की, तो एक तासुर अच्छा बड़ा था, तासुर आया। और जो कह रहा है जी ये मुस्लिम नून ने, मैं कहा नहीं छोड़ दो। मैंने कहा देखो यार वो बात जो है ना, मतलब मैं कभी भी उनसे नहीं मिला। मैंने कहा यार कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई मईशत मामला दुनिया से कैसे बात करनी है, कैसे इंगेज करना है, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मुल्क। हो सकता है वो ना कर सकें सारा काम, लेकिन एक तासुर जाता है ना आपके कि आप कहते हैं यार एक मिनट है, ये बंदा यार ठीक है, उसकी बात सही लग रही है। तो मसला ही, और अपने एक्सेस बैगेज कोई नहीं लेकर आ रहा पीछे। इशू ये है कि अब इसमें तो लोगों ने कबूल किया, लोग नहीं जानते थे। मुझे बताएं अभी तक औरंगज़ेब साहब के ऊपर किसी ने कोई तनकीद नहीं हुई है। आप ये कमाल देखें कि उनका बिल्कुल वज़ीर ख़जाना, हालांकि बड़ा एक ख़तरनाक काम होता है वज़ारत ख़जाना लेना, कोई तनकीद नहीं हो रही। तो ऐसी शख्सियात जो हैं वो दरमियान में पढ़ के वो मामलात को ज़रा बेहतरी की तरफ ले जा सकती हैं, वरना ये कल फिर होगा, परसों होगा, कभी एक इशू, कभी दूसरा इशू, तीसरा इशू, और इसमें फिर वो सिक्योरिटी का क्राइसिस जो देखें आज, जिसमें 7 सुबह शहादतें हुई और उतने ही कीमती जाने हैं सिविलियंस के भी, जितने मज़दूर हैं, गरीब कौन थे पता नहीं, उसकी जो है वो। लेकिन ये कि वो फ़ौज के शोधा हों, उनके कोई हमारी अगर सिविलियन हुकूमत कोई ढंग की आती तो उधर भी कोई शोधा फाउंडेशन बनाती कि सिविलियंस के लिए भी कोई मामला तय होते। एक ज़माने में होते थे, एक ज़माने में कोई दहशत गर्दी का वाक़या या ऐसा वाक़या पेश आता था तो उनकी इयादत होती थी, ज़ख्मी के लिए जो जानों से चले जाते थे उनके लिए ऐलान होता था। ये नहीं कि बुला के टीवी पे तस्वीरें, ऐसे नहीं, ये कई सालों से एक बुनियादी रवायात जो है ना वो ही ख़त्म हो गई हैं इस मुल्क में। तो वो जो है ना वो अब अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि ये अब देखते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई ना कहीं इंशाल्लाह हम निकलेंगे, इससे मुल्क निकलेगा आगे। मैं आपसे सिर्फ बात ये कहूँ कि देखें ये बड़ी अजीब सी बात है कि 10 मई को वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग होने जा रही है, और वोटिंग होगी और अगर 2/3 अक्सरियत मिल गई तो वहाँ पर दुनिया में, अच्छा इस पर यरूशलेम पोस्ट ने आज एक बड़ा, मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसको ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि ज़रा लोग इसको पढ़ें। ये सिक्स्थ जो है स्लाइड, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक्सपेक्टेड टू अपग्रेड पैलेस्टीनियन स्टेटहुड स्टेटस दिस फ्राइडे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि क्या मुल्क बनने जा रहा है यरूशलेम पोस्ट का 6th, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि कैन नॉट फॉर्मली ग्रांट यूएन मेंबरशिप, द वोट कुड ग्रांट पैलेस्टीनियन सिमिलर राइट्स, ये मुल्क के बराबर राइट्स मिल जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो इशू है वो ये है कि एक तो यहाँ पे मामला कहाँ पे जाता है, अमेरिका ने एड बंद करने का कह दिया कि रफ़ा में आपने ऑपरेशन नहीं करना। अब ये इधर उधर से जाहिर है कि कोई मामलात आगे पीछे, इनके दाएं बाजू बाएं बाजू के, अमेरिका के बगैर तो हिल नहीं सकते। अमेरिका ने एड बंद करने का ऐलान कर दिया, रफ़ा में ऑपरेशन हुआ, और साथ ही ये कि मुआहदा इसको सेट करें और अरब मुल्कों के साथ। ये देखें बहुत अच्छा है कि अमेरिका जो है वो मुल्कों के साथ अलग अलग अपने मामलात रखे, और ये पाकिस्तान के साथ हैं ऐसे ताल्लुकात अमेरिका के। पाकिस्तान जो है वो देखें, इंडिया उनके साथ जैसा भी पार्टनर है, उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर है जो भी है, लेकिन पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात ठीक हैं, उनके मतलब है कि अच्छे ताल्लुकात हैं, मुनासिब ताल्लुकात हैं। हाँ, उनके कैंप में हम नहीं हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि बहरहाल वो मतलब दिल हमारा जो है वो अमेरिका की तरफ है, दिमाग हमारा जो है वो चाइना की तरफ है, इस तरह से है कुछ। तो हम जो हैं वो तो दरमियान में हमने रखा हुआ बैलेंस। तो ये बड़ा अच्छा है कि मुल्कों के साथ अलग से ताल्लुकात जो है, चाइना भी ऐसे कर रहा है। चाइना ने भी ऐसे रखा हुआ है कि भाई जहाँ, अब देखिए ना चाइना में वो शी जिनपिंग ने आज क्या किया, वो उनका यूरोप का दौरा कंप्लीट हुआ और बड़ा उनका जनाब सर्बिया में, यानी सर्बिया के बाद वो हंगरी गए, तो हंगरी जो है वहाँ पे उनका ख़त्म हो रहा है दौरा। हंगरी 3 मुल्कों का था ना, फ्रांस और उसके बाद सर्बिया और जो है वो हंगरी सबसे ज़्यादा आप देखें कि प्रो चाइना मुल्क है, क्योंकि हंगरी वो मुल्क है जिसने नेटो की मेंबरशिप रोकी हुई थी आखिर तक स्वीडन की, और हंगरी जो है वो विक्टर ऑर्बन जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो सबसे ज़्यादा यानी कुर्बत रखते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। लेकिन सर्बिया में उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, हंगरी में तो बाद में आया ना, उससे पहले जो है वो उन्होंने सर्बिया में बड़ा इंटरेस्टिंग काम एक बात हुई। ये कितनी बात फैली हुई थी कि, और ये खुद चाइना की तरफ से आई थी बात, कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो 1999 में जो बेलग्रेड में बॉम्बिंग हुई थी, जब यूगोस्लाविया टूट रहा था, तो जो बॉम्बिंग हुई थी 1999 जिसमें 3 चाइना के सहाफ़ी
उनकी डेथ हो गई थी, और जो पहला गालिबन नेटो और चाइना का एक तसादुम हुआ था, तो वहाँ जाएंगे शी जिनपिंग। अच्छा, शी जिनपिंग वहाँ नहीं गए, वहाँ गए नहीं, और वहाँ नहीं गए। अब स्ट्रेटेजिकली कितनी स्मार्ट मूव है ये कि उन्होंने ना अपने मेज़बान को इम्तिहान में डाला, ना अपने मेज़बान को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ वो जाते तो नेटो के ऊपर बोलते और वो एक मसला होता, ना अपने मेज़बान को डाला और ना ही उन्होंने अमेरिका को टच किया, क्योंकि वहाँ जाते तो नेटो और अमेरिका और बात करनी पड़ती, तो वो वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का रेड कार्पेट हुआ, ज़बरदस्त सारा। लेकिन वो उस यादगार पे नहीं गए जिस यादगार पे जाने का इंतज़ार हो रहा था, और अमेरिका, पूरा अमेरिका देख रहा था कि एक मिनट ये अभी शी जिनपिंग नेटो और अमेरिका के बारे में बात करेंगे। वो गए, ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, और वो जाके वहाँ से उसके बाद हंगरी पहुँच गए। हंगरी सबसे ज़्यादा यूरोप में अगर किसी मुल्क में चाइना की इन्वेस्टमेंट है तो हंगरी है। हंगरी और सर्बिया तो पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड है ना, तो उन्होंने सर्बिया को इम्तिहान में नहीं डाला, उस जगह ही नहीं गए, नेटो का जिक्र ही नहीं, ना यूक्रेन का जिक्र, ना नेटो का जिक्र, ना कोई चाइना आगे पीछे बातचीत करके, और उसके बाद ज़बरदस्त दौरा और वहाँ से उनकी वापसी। देखें स्ट्रेटेजिकली, देखें मुल्क जो है वो अपनी पॉलिसीज या जो अपने अल्फाज या किस जगह जाना है किस जगह नहीं जाना किस तरह प्लान करते हैं। पूरी दुनिया में था कि जी बेलग्रेड वो जाएंगे और वो एम्बेसी पे जनाब जो अटैक हुआ, नहीं, उन्होंने वो गए नहीं उस जगह। अब इशू ये, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूल गए हैं कि चाइना, नहीं, उनको उन्होंने अपने मीडिया में हर जगह नैरेटिव बिल्ड किया पूरी दुनिया में कि ये देखो इतने साल पहले यहाँ पे ये हुआ था वाक़या, और ये सारा गए नहीं वहाँ। अब मसला ये है कि इस वक्त जो है ये देखना ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के असला बंद करने के बाद के ऐलान को, और ये वाकई असला ऐसा नहीं है कि खबर आ जाएगी जी चुपके चुपके असला जा रहा है, ठीक है ना, ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। असला बंद अगर कर रहे हैं तो बंद कर रहे हैं, और वो ये कि रफा पे ऑपरेशन नहीं होगा। अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं इजिप्ट के साथ, बड़े अच्छे ताल्लुकात। अमेरिका क्यों एक मुसीबत खड़ी करेगा यहाँ पे, इसे यहाँ पे शिप देखें ना, ये यूतीस खड़े हो रहे हैं, बाकी लोग खड़े हो रहे हैं, मुल्क हाथ से निकल रहे हैं। आप मतलब है कि तो मुल्कों के साथ वो जो इसराइल को मानने वाली कंडीशन थी ना कि इसराइल को मानोगे तो हमारे साथ आओ, ना इसराइल का तो कहना इसका तो असला बंद करो ना, पहले तो इनका असला बंद करो ताकि ये तो बग बग झिक झिक बंद हो, फिर अरब मुल्कों के साथ बाकी मुल्कों के साथ। अब उधर इसराइल चीख रहा है कि हमारा असला बंद हो, हमारा असला बंद हो गया, हमें हमारे बगैर तो कोई छींक नहीं मारता था यहाँ बचने के बाद। उन्होंने कहा इसका तो बंद करो ना, कि बग बग झिक झिक बंद करो और ये बाकी मामला तय करो इजिप्ट के साथ, इनके साथ, इनके साथ। मतलब अमेरिका ने इस वक्त जो है ना वो नेतन्याहू को, मतलब मैंने आपसे कल भी कहा था ना कि अमेरिका की बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त दुनिया की अमेरिका की पॉलिसी चल रही है कि आप वाया यरूशलेम आपने अमेरिका तक नहीं जाना, स्ट्रेट बात हो रही है अरब मुल्कों की और अमेरिका की। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें कभी आप सोच सकते थे कि इसराइल का असला बंद कर दे अमेरिका, और मुल्कों से बात कर रहा हो, इजिप्ट से भी, किंग जो वो बंद करो असला। तो ये आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और मैं आपको बताऊं इसमें जो ऑल हेड्स ऑफ ये जो विलियम बर्न्स है ना, देखें CIA के चीफ का क्या क्या कमाल इन्होंने पॉलिसी, यानी डिप्लोमेट भी रहे हैं ना, तो डिप्लोमेसी और साथ उसके ये ट्रिकी चीज़ मामला सारे, और इधर भी ठंडा करना उधर भी ठंडा करना, इधर भी मैसेज उधर भी मैसेज। और वो मेरा ख्याल है कि इसको सीज़ फायर करवा के ही जाएंगे, क्योंकि इसके बाद अगर असला ही बंद हो गया तो अब मुझे आप बताएं ना कि हमास को और हिजबुल्लाह को क्या मैसेज गया कि असला बंद है भाई, असला बंद है, हम नहीं दे रहे असला। अब देखिए हिजबुल्लाह को क्या मैसेज किया, हमास को क्या मैसेज, जो करना है भाई जल्दी कर लो स्टाइल वालों, ठीक है ना, बचाओ अपने आप को इससे पहले कि हिजबुल्लाह इसको समझे कि एक मिनट असला बंद हो गया इनका, ओके गोल्ड भी तो हो सकती है ना लाइट देने वो। लेकिन ये कि उम्मीद करते हैं कि कल तक इसके ऊपर कोई ना कोई, क्योंकि CIA चीफ मौजूद हैं काहिरा में, हमास भी मौजूद है, इसराइली भी मौजूद हैं, सब बैठे हैं और अब सीज़ फायर का ऐलान होगा। और असला जो है ये अमेरिका को बड़ी देर से ख्याल आया कि उनका जो मोहलक असला है वो शहरियों के कत्लेआम में इस्तेमाल हुआ है, इससे अब कैसे वो निकलते हैं ये बात की बात है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।